नमस्कार दोस्तों, बच्चों, परीक्षार्थियों और भावी अध्यापकों। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य और उसका विकास। आज हम उसका करेंगे हिंदी भाषा और उसका विकास, उसका भाग 2 करेंगे। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। पहले मैंने अपने हैंड राइटिंग में आपको नोट्स प्रस्तुत किए थे, लेकिन अब कई बच्चों के आग्रह पर मैंने टाइप किए हैं। काफ़ी मेहनत के बाद आपके सामने नोट्स प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आएंगे और आप इससे लाभ उठा पाएंगे। ध्यान से पढ़ते चलिए और मोटी मोटी बातों को अपने दिमाग में बिठाते चलिए। निचोड़ है ये हमारा पार्ट 2 हिंदी भाषा और उसका विकास। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा और उसके विकास की यदि बात करें, हमने पहले बात की थी हिंदी भाषा का विकास कहाँ से कब तक कैसे हुआ। हमने वैदिक संस्कृत से और पाली तक की बात की थी, प्राकृत तक बात की थी। उसके बाद हमारा अंतिम पड़ाव आया था अपभ्रंश का, जिसके बारे में भी हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था। अपभ्रंश का भाग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं और इसका हमारे हिंदी जो वर्तमान हिंदी है उसके विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान भी है। तो इसलिए हम अपभ्रंश को थोड़ा सा अधिक देखेंगे यहाँ पे। अपभ्रंश की यदि बात करें तो अपभ्रंश के बारे में सबसे पहले इसका प्रयोग महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ने संस्कृत के मानक शब्दों से अलग जो अशुद्ध शब्द थे उनके लिए उन्होंने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने कहा था कि जो अशुद्ध शब्द है वही अपभ्रंश है। दूसरा नाम आता हमारा आचार्य हेमचंद्र सूरी का। उनकी रचना थी बाणभट्ट। उन्होंने बाणभट्ट की भाषा, बाणभट्ट में भी जो गांव के लोग थे उनके लिए जिस भाषा का प्रयोग किया उस भाषा को उन्होंने अपभ्रंश माना था। उसके बाद हमारा तीसरा नाम आता है आचार्य दंडी का। इन्होंने अभीर आदि लोगों की भाषा को अपभ्रंश कहा था। अभीर कौन थे? अभीर वे थे जो बकरवाल थे, यानी कि जो बकरियां चराते थे या पशु चराते थे या शिल्पकार थे, उनको अभीर कहते थे। ये अधिकतर अनपढ़ लोग होते थे और इनकी जो भाषा थी उसको वो आचार्य दंडी ने कहा कि ये अपभ्रंश भाषा है। इसी प्रकार यदि हम अपभ्रंश की और बात करें तो 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भाषा ने अपना पैठ जमा ली थी और अपभ्रंश भाषा का बहुत ही अधिक विकास हुआ। इस प्रकार ये अपभ्रंश के कुछ सोपान थे जिनका जिक्र हमने किया। अब हम बात करेंगे अपभ्रंश की विशेषताएं क्या है, अपभ्रंश में क्या विशेष बात थी। कई बार इससे संबंधित एक आधा प्रश्न हमारे पेपर में आ जाता है। तो सबसे पहले तो यदि हम बात करते हैं तो अपभ्रंश जो थी उसमें ए, ई, उ, ए, ओ इनको ह्रस्व स्वर माना जाता था। ए, ई, उ तो हमारे हिंदी में भी ह्रस्व है, लेकिन ए और ओ दीर्घ आते हैं हिंदी में, लेकिन अपभ्रंश में इनको ह्रस्व माना जाता था। इसी प्रकार आ, ई, उ, औ ये दीर्घ स्वर माने जाते थे। री को माना तो जाता था, लेकिन उच्चारित उसको री यानी कि छोटी की मात्रा जैसे रख के करते हैं ऐसे किया जाता था। इस प्रकार री का कोई विशेष महत्व वहाँ नहीं था, वो अलग से था। री को छोड़कर, यानी कि री के ऊपर तो नहीं लगती थी, बाकी जितने भी स्वर होते थे हमारे उनको अनुनासिक रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी कि सबके ऊपर चंद्र बिंदु लगा के लिखा जाता था। उकार की मात्रा यानी कि ऊ शब्द, ऊ वर्ण वाले शब्द जो थे वो बहुत थे, जैसे मुकुर, पुकुर, इस प्रकार के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया था। तद्भव शब्द, तद्भव तो जैसा कि हमें पता ही है कि तद्भव शब्द थे तभी तो वो संस्कृत से थोड़े से अलग हुए। तो तद्भव शब्दों की बहुलता थी, यानी कि संस्कृत धीरे धीरे कम होती जा रही थी और तद्भव शब्द अधिक होते जा रहे थे। एक और विशेष इंपॉर्टेंट बात है हमारी कि इस भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा जाता था। वियोगात्मक कई कारणों से माना गया। हमारे विद्वानों ने, कुछ विद्वानों का तो मानना है कि ये जो हमारे विद्वान थे उनका इसके प्रति वियोग था, इसलिए वियोगात्मक भाषा है। ऊ की मात्रा अधिक प्रयोग होने के कारण भी ये वियोगात्मक भाषा है। वियोग साहित्य लिखने के लिए इसका प्रयोग किया, इसलिए भी इसको वियोगात्मक। तो कई कारण होने के कारण सबसे प्रमुख कारण यही है कि जो आचार्य थे उनका इसके प्रति वियोग का भाव था, इसी कारण इस भाषा को वियोगात्मक भाषा कहा। अब अगला भाव आता है हमारा अपभ्रंश का ही विकसित रूप था हमारा अवहट रूप। आपने नाम भी सुना होगा। अपभ्रंश थोड़ी सी और अधिक विकसित हुई और उसको अवहट रूप में जाना जाने लगा। अवहट क्या था? देखिए क्या किसे कहते थे अवहट। अपभ्रंश का सुधरा हुआ रूप ही अवहट भाषा थी, यानी कि जो अपभ्रंश थोड़ी थोड़ी विकसित हो रही थी, साहित्यिक रूप ले रही थी, उसी को अवहट कहा जाता था। इसका जो कार्यकाल था 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य था, यानी कि हिंदी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी, जो खड़े होने का जो दौर था उसी को अवहट रूप कहा गया है। इसके रचनाकार अपनी भाषा को अवहट कहते थे, यानी कि जो साहित्यिक भाषा थी इस दौरान उस भाषा को अवहट रूप दिया गया था। दूसरा नाम था हमारा, इस अवहट को साकार बनाने में बहुत सारे विद्वानों का योगदान रहा। अवहट रूप देने वाले सबसे पहले अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो ज्योतिश्वर ठाकुर का नाम आता है, जिनकी रचना थी वर्ण रत्नाकर।
वरण रत्नाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी रचना थी, कई बार ऐसे आ जाता है, जिसमें उन्होंने अवहट भाषा का जिक्र किया था। उसके बाद हम दूसरा नाम लेते हैं वंशीधर का, जिनकी रचना थी प्राकृत पेंगलम। उन्होंने भी अपनी इस पुस्तक में अवहट का प्रयोग किया है, इसकी भाषा को उन्होंने अवहट कहा है। एक बहुत ही फेमस नाम है जो आदिकाल में भी हम पढ़ते हैं, विद्यापति जी, जिसको मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। उनकी रचना कीर्तिलता जो थी उसकी भाषा को भी अवहट माना गया है। अवहट को यदि हम माने तो अवहट को हम अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी कहते हैं, यानी कि जो शुरुआती हिंदी थी वो अवहट उन दोनों को जोड़ने वाली है। उसमें अंतर स्पष्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दोनों एक जैसी लगती है। अब देखिए, पंडित राहुल सांकरतैन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हेमचंद्र ने अवहट को ही पुरानी हिंदी माना है। वो कहते हैं यही पुरानी हिंदी है। इस प्रकार अवहट आगे धीरे धीरे चल के विकसित रूप धारण किया। अवहट ने आगे चलकर विकसित रूप धारण किया। अवहट का विकसित रूप जो था वो ही क्या बना, हिंदी बना। उसी को हमने हिंदी कहा है। इस प्रकार हमारा हिंदी के विकास में विभिन्न सोपान रहे, जिसने हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया। इन विभिन्न सोपानों से गुजरते हुए हिंदी ने साहित्यिक रूप ले लिया। अब साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का विकास विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि आगे हम देखेंगे साहित्यिक हिंदी के विकास के लिए हमारे देश में विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न संस्थाओं ने, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं ने क्या योगदान दिया। सबसे पहले हम बात करें तो ये जो थी हिंदी व्यवहारिक बोलचाल की भाषा होने के कारण इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, अर्थात ये लोगों में बहुत ही प्रिय हुई, क्योंकि ये एक व्यवहारिक भाषा थी। इसका परिष्कृत रूप, इसको अगर अच्छे सुधरे हुए ढंग से हम देखें, परिष्कृत मतलब सुलझा हुआ रूप देखें तो अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों में मिलता है। उन्होंने शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया था इसमें, पहेलियों और मुकरियों में। इसका समय जो था वो 13वीं सदी का उत्तरार्ध था, यानी कि 1298 के आसपास जो था इसका समय था। इस प्रकार हिंदी जो है अपने परिष्कृत रूप में सबसे पहले कहाँ मिलती है, अमीर खुसरो की रचनाओं में। उसके बाद बात आती है हमारी हिंदी की प्रवृत्ति क्या है। किसी भी भाषा की प्रवृत्ति क्या होती है, भाषा जो है वो हमेशा कठिनता से सरलता की ओर चलती है। हिंदी भाषा भी उस पर खरी उतरती है। हिंदी भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर आई, क्योंकि संस्कृत बहुत ही कठिन भाषा थी और हिंदी के विकास में होते होते इस बात को सभी विद्वानों ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। दूसरा आता है संस्कृत जो थी वो मुश्किल भाषा कैसे थी। संस्कृत में 3 लिंग थे, 3 वचन थे और 24 रूप थे, जबकि हिंदी में क्या है, 2 वचन है, 1 वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और 2 ही रूप होते हैं, यानी कि विकारी और अविकारी। इस प्रकार हिंदी सरल रूप में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं आगे हमारा काव्य भाषा जो थी उस समय की, उस काव्य भाषा को तो कहा जाता था अपभ्रंश भाषा, और जो बोलचाल की भाषा थी या जिसमें गद्य थोड़ा बहुत लेखन होता था उसको लोग कहते थे देसी भाषा। तो इस प्रकार जो है अपभ्रंश और खड़ी बोली में थोड़ा सा अंतर हम ऐसे स्पष्ट कर सकते हैं। अधिकतर संत कवि जो थे वो अपभ्रंश खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, क्योंकि वो अनपढ़ थे और उनको आम बोलचाल की भाषा आती थी, वो लोगों के संपर्क में आते थे और वैसी ही भाषा बोलने लगते थे। यदि हम खड़ी बोली की बात करें तो खड़ी बोली का सबसे पहला ग्रंथ यदि हम मानते हैं तो वो है कवि गंग का। कवि गंग जो थे वो अकबर काल के थे, अकबर के कवि थे, और उन्होंने 1570 ईस्वी में चंद छंद वर्णन की महिमा ये लिखा था। तो ये है सबसे पहला गद्य ग्रंथ है जो हमें उपलब्ध होता है पूर्ण रूप से परिष्कृत भाषा में। उसके बाद हमारा जो दूसरा गद्य ग्रंथ है वो 1684 में रामप्रसाद निरंजनी का है, जिसका नाम है भाषा योग वशिष्ठ। ये ग्रंथ भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, इसने हिंदी के नियमों के बारे में भी बताया। उसके बाद अगला नाम आता है दौलत राम का, जिनका ग्रंथ था पद्म पुराण। ये भी हिंदी के आरंभिक ग्रंथों में से आता है। इस प्रकार ये कुछ ग्रंथ थे जिनका हिंदी के आरंभिक ग्रंथों में नाम लिया जाता है, और ये कई बार इनकी रचनाएं आ जाती है तो इनको याद करना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में के विकास में कुछ लोगों ने, कुछ विद्वानों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नाम लिए बिना ये हमारी बात पूरी नहीं हो सकती। वो विद्वान कौन थे, वो कौन थे ऐसे महान योद्धा जिन्होंने हमारी हिंदी के विकास के लिए योगदान दिया। सबसे पहला नाम यदि हम लें तो हम कहते हैं कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी का योगदान गद्य साहित्य में और हिंदी भाषा के विकास में बहुत ही अधिक रहा। हिंदी भाषा को उन्होंने जो एक सुदृढ़ नींव प्रदान करके उनको एक भवन के रूप में खड़ा कर दिया था, वो नाम आता है भारतेंदु हरीशचंद्र जी का।
यदि हम धार्मिक क्षेत्र की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने 1975 में आर्य समाज की स्थापना की थी, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इन्होंने जो है वो अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का ही प्रयोग किया। यहाँ तक कि इनकी एक रचना थी सत्यार्थ प्रकाश, उसको भी इन्होंने हिंदी में लिखा और उसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। उसके अलावा जो है दूसरा नाम आता हमारा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का तथा शिक्षा के प्रसार का भी हिंदी में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसी प्रकार अब जो ब्रज भाषा थी जिसके प्रति पहले लोगों का रुझान था वह सिर्फ काव्य भाषा बनकर रह गई। गद्य के लिए जो था वो खड़ी बोली का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार खड़ी बोली धीरे धीरे अपने विकसित रूप में आती गई और हिंदी का साहित्यिक रूप लेती गई। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त यदि हम एक और बात नहीं करेंगे तो अधूरा रह जाएगा कार्य। खड़ी बोली के विकास में 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम्स कॉलेज जो था, कलकत्ता में था ये फोर्ट विलियम कॉलेज, जिसकी स्थापना की थी जॉन गिलक्रिस्ट ने। ये जो थे उर्दू के बहुत प्रशंसक थे, उर्दू के ज्ञाता थे, लेकिन हिंदी का बढ़ावा देने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ने हिंदी के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे जो जॉन गिलक्रिस्ट थे वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, अपितु वो उर्दू पढ़ाते थे। किसमें? फोर्ट विलियम कॉलेज में। तो इस प्रकार वो उर्दू पढ़ाने के बाद भी हिंदी और उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उनके कॉलेज में बहुत सारे जो अध्यापक थे जिनका लेखन के प्रति रुझान था, उन्होंने क्या काम किया, उनको प्रोत्साहित किया हिंदी लेखन कार्य करने के लिए। जिसमें पहला नाम आता है मुंशी सदासुखलाल का। मुंशी सदासुखलाल आपने पहले भी पढ़ा है इनको। मुंशी सदासुखलाल की रचना थी एक सुख सागर। सुख सागर इनकी रचना थी जो बहुत सारे लोगों में पढ़ी गई, खास करके हिंदू परिवारों में सुख सागर बहुत ही अच्छे से पढ़ी जाती थी, क्योंकि विष्णु पुराण संस्कृत में लिखा गया था और ये विष्णु पुराण का ही एक रूप था जो सुख सागर थी। विष्णु जी की इसमें कथाएं थी, तो बहुत लोकप्रिय हुआ और इसको पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी पढ़ी। मुंशी सदासुखलाल के बारे में कहा जाता है कि ये दिल्ली के रहने वाले थे और इस कारण इनकी जो ना उत्तर भारत के होने के कारण इनका हिंदी पर वैसे भी अधिकार था और ये बड़ी अच्छी हिंदी बोलते थे, इसलिए ये खड़ी बोली के सुधरे हुए रूप का प्रयोग करते थे। इनका एक निबंध था सूर सागर निर्णय, बहुत ही अच्छी हिंदी में लिखा गया था, जिसकी बहुत ही बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी साहित्य जगत में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि खड़ी बोली के विकास में मुंशी सदासुखलाल ही सबसे महत्वपूर्ण थे। मुंशी सदासुखलाल ने एक बहुत ही बड़ा योगदान दिया था खड़ी बोली के विकास में। दूसरा नाम यदि आता है तो वो आता है हमारा लल्लू लाल जी का। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। अब इन्होंने यहाँ अध्यापन का कार्य करते थे अभी वहाँ पे। इनकी रचना थी प्रेम सागर, जो खड़ी बोली में लिखी गई थी। अब ये जो हमारे लल्लू लाल जी थे ये अरबी और फारसी यानी कि उर्दू भाषा और उससे संबंधित जो है ना लिपि को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन इनकी भाषा में पंडिताऊपन क्या होता है कि अपने स्वयं की ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करे जो बहुत मुश्किल हो, सारगर्भी, तो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे, पांडित्य प्रदर्शन करते थे अपने लेखन में, क्योंकि इनका संस्कृत पर बहुत अच्छा अधिकार था। संस्कृत शब्दों की बहुलता रहती थी इनके लेखन में और इनकी रचना लाल चंद्रिका जो है उसमें इसको देखा जा सकता है। काफी संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया है उन्होंने। ये जो थे हमारे लल्लू लाल जी, ये संस्कृत प्रेमी होने थे, इसी कारण इन्होंने कलकत्ता में एक प्रेस भी खोला था जिसका नाम था संस्कृत प्रेस। इस प्रकार संस्कृत के प्रति इनका बहुत ही रुझान था। अब एक और नाम आता है हमारा तीसरा नाम। इसी कॉलेज में जो है हमारे कार्यरत थे इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां जो थे वो गद्य लेखन में उन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, या यूं कहे कि कहानी की आरंभिक रचनाओं में इंशा अल्लाह खां का नाम अक्सर लिया जाता है। हम बात करते हैं रानी केतकी की कहानी। उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। इस कहानी का दूसरा नाम है उद्यभान चरित्र। ये उद्यभान का चरित्र था इसमें और रानी केतकी का वर्णन है इसमें। तो ये एक बहुत ही अच्छी कहानी थी, क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो चुस्त और मुहावरेदार थी और चुस्त और मुहावरेदार भाषा होने के कारण लोग इसको बहुत अधिक पसंद करते थे। उसके बाद अगला नाम आता हमारा सदल मिश्र का। इनका संबंध भी फोर्ट विलियम कॉलेज से था, ये भी वहाँ अध्यापन का कार्य करते थे। इनकी जो रचना थी नासिक के तोपाख्यान, ये भी एक बहुत ही नींव का पत्थर साबित हुई हिंदी विकास में। इन्होंने ये भी गद्य में लिखी और लोगों ने इसको काफ़ी पसंद किया। और ये जो थे इनकी भाषा में थोड़ा पूर्व क्षेत्र का जो है ये पुट आता था, पूर्वीपन था इनकी भाषा में। जॉन गिलक्राइस्ट ने इनको लिखने के लिए प्रेरित किया था। शुरू में इनको बड़ा संकोच था लिखने के लिए, लेकिन हिंदी के विकास में इन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त यदि हम और बात करें तो अनेक आंदोलन थे, पत्र पत्रिकाएं थी जिनने हिंदी को समृद्ध रूप दिया और हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया, जिसमें एक नाम आता है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का।
और जिसमें हम नाम लेते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद व राजा लक्ष्मण सिंह का। इन्होंने भी हिंदी के विकास में बहुत योगदान दिया। ये वह समय था जब अंग्रेजों का भारत पर राज था और अंग्रेज अपनी ही संस्कृति और अपनी भाषा का प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। लेकिन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने राजा भोज का सपना लिखा और उन्होंने जो है लोगों के बीच उनका ये रचना बहुत ही प्रचलित हुई। और दूसरी थी आलसियों का कीड़ा। वो लोगों को प्रेरित करते थे देश की आज़ादी के लिए, इसके लिए उन्होंने आलसियों का कीड़ा भी उनकी काफ़ी चर्चित रही रचना। उनकी भाषा में थोड़ा थोड़ा उर्दू का पुट था, यानी कि उर्दूपन था उनकी भाषा में। उसके बाद हमारा इन्हीं के साथ दूसरा नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। इन्होंने 1861 में एक पत्र निकाला था जिसका नाम था प्रजा हितैषी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ जाता प्रजा हितैषी कब निकला था, किसने निकाला था, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिसमें इन्होंने खड़ी बोली के लेख छापे थे। वैसे तो ये संस्कृत को भी पसंद करते थे, लेकिन ये खड़ी बोली के पक्षधर थे, इसलिए इन्होंने खड़ी बोली के लेख उसमें छापे। एक इनका और महत्वपूर्ण योगदान था हिंदी के विकास में, जो कालिदास जी का नाटक था शाकुंतलम, जो संस्कृत में लिखा था, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम का इन्होंने सरल हिंदी अनुवाद किया और उस अनुवाद होने के कारण ये आम लोगों तक पहुंचा और बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इसकी लोकप्रियता के कारण हिंदी को बहुत अधिक बढ़ावा मिला और इसी के कारण इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी थी। इनकी चारों ओर बुरी बुरी प्रशंसा हुई थी। इतना ही नहीं, इनकी प्रशंसा में जो लंदन के प्रोफेसर फेडरिक पिनकोट थे, इन्होंने भी इनकी बुरी बुरी प्रशंसा की थी और प्रशस्ति पत्र भेजा था इनको। तो इस प्रकार इनका नाम भी हिंदी विकास में विशेष है। एक और हमारे जो ना उर्दू लेखक थे सर सैयद अहमद खां, जो थे तो उर्दू के पक्षधर उर्दू में ही लिखते थे, लेकिन हिंदी के प्रचार प्रसार में ये भी इनकी भी भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। ये भी हिंदी का समय समय पर अपने मित्रों के साथ प्रचार प्रसार करते थे। इसी प्रकार यदि हम और अगला नाम ले तो हिंदी के विकास में ये तो थे अनौपचारिक, यानी कि कोई सरकार की तरफ से या कोई विशेष एक उसके अधिवेशन के तहत या नहीं, ये तो अपने स्तर पर इन लोगों ने हिंदी के विकास के लिए कार्य किया। अब हम बात करते हैं औपचारिकता की। यदि हम औपचारिक रूप से बात करें तो सबसे पहले 1925 में जो है कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, वह उसकी अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया था कि कांग्रेस के सभी कार्य हिंदी भाषा में होंगे, यानी कि हम हिंदी का प्रयोग करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाई जाएगी। ये एक बहुत बड़ा प्रयास था गांधी जी द्वारा हिंदी को सुदृढ़ बनाने के लिए। इसके अतिरिक्त एक हमारे पंजाबी के लेखक थे, वैसे तो मूल रूप से पंजाब के थे ये, श्रद्धा राम फुलेरी। ये यहाँ थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है, आप इसको ठीक पढ़ लोगे। श्रद्धा राम फुलेरी जो पंजाब के थे, इनकी रचना थी भाग्यवती, जिसको कुछ लोग प्रथम उपन्यास भी मानते हैं, लंबी कहानी है भाग्यवती। और दूसरी थी सत्यामृत प्रवाह है। ये दोनों ही रचनाएं लोक भाषा में यानी कि खड़ी बोली में लिखी गई थी और हिंदी का रूप था ये। तो इस कारण इन भाषा ये भी लोगों में बहुत प्रचलित हुई और लोगों ने इनको बड़े चाव से पढ़ा और हिंदी के विकास में इनका भी योगदान नकारा नहीं जा सकता। ये तो थे कुछ महान व्यक्तियों के योगदान। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे विभिन्न आंदोलन। हिंदी के विकास में आंदोलनों की क्या भूमिका रही। सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़े से आंदोलन याद भी करने पड़ेंगे, कई बार उनकी सन आ जाती है और उनके संस्थापक आ जाते हैं। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं करेंगे, ये मोटा मोटी बात करेंगे हम। पहला था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। यह एक समाज सुधारक जो है वो संस्था थी, जिसका सारा प्रचार प्रसार आम लोगों में हिंदी में होता था, क्योंकि आम लोगों को संबोधित करते थे तो हिंदी का ही प्रयोग करते थे। दूसरा जो आता है प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ये इस वजह से तो इसमें 3 मेंबर थे, लेकिन प्रमुख नाम जो है महादेव गोविंद रानाडे का आता है। इसके कार्य भी सभी हिंदी में होते थे और इसकी प्रार्थनाएं जो बड़ी बड़ी जो गीत भजन होते थे वो सारे हिंदी में गाए जाते थे। इसके बाद अगला नाम आता है आर्य समाज का। पहले भी हमने थोड़ा जिक्र किया था आर्य समाज का। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जिनका नाम था मूलचंद और बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती पड़ा। 1875 में मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। अब इनकी स्वामी दयानंद जी की एक रचना थी सत्यार्थ प्रकाश। वैसे तो इन्होंने 24-25 रचनाएं की, सारी हिंदी में थी इनकी, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का जो लेखन कार्य था वो बहुत ही गूढ़ था और लोगों ने उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखी और इसने हिंदी के विकास में बहुत ही योगदान दिया। इसके अलावा ये समाज सुधार के काम करते थे, प्रचार प्रसार करते थे, उसके लिए वो स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे और अच्छी हिंदी थी इनकी और हिंदी के
विकास में इन्होंने बहुत योगदान दिया। अगला नाम आता है हमारा रामकृष्ण परमहंस का। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और उन्होंने अपने गुरु की उसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में। इनके प्रवचन थे हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार विस्तार करना और लोगों को अच्छी उसके प्रवचनों के माध्यम से लोगों को ज्ञान करवाना। तो इसमें भी वो हिंदी का बहुत अधिक प्रयोग करते थे। यहाँ तक कि स्वामी विवेकानंद तो विदेशों में जाकर भी हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त अगर एक और बात करें हम तो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उनका भी हिंदी के विकास में बहुत अधिक योगदान दिया, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पंफलेट यानी कि पर्चे छपवाते थे और वो लोगों में मुफ्त बांटते थे और लोग उसको पढ़ने के लिए हिंदी सीखते थे, क्योंकि वो हिंदी में लिखे हुए होते थे जिससे लोग आसानी से पढ़ सके। इस प्रकार हिंदी के यदि हम विकास की बात करते हैं तो विभिन्न रूप रहे जिन्होंने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद। हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। लाइक कीजिए और शेयर करें, कमेंट्स दें और बेल आइकॉन पे बटन दबाना मत भूलें